वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात करेंगे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, जी हां, हरीश रावत जी ने अपनी बात बहुत सहजता से कही है, लेकिन उसके गूढ़ सियासी अर्थ आज लग रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। कहते हैं कि झील में कंकड़ पड़ गया है, प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई है। हरीश रावत जी की टिप्पणी का आशय यही है कि चुनाव जिसके बल पर लड़ा जाए, चुनाव जीतने पर नेतृत्व उसे ही सौंपा जाना चाहिए। क्या गूढ़ मायने हैं इसके और किस तरह से हाईकमान इस ट्वीट को देखेगा, इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस आलाकमान के सामने नेतृत्व का सवाल यक्ष प्रश्न बन गया है। कांग्रेस अभी केंद्र में ही कप्तान तय नहीं कर पाई कि इधर उत्तराखंड में भी कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत ने चुनावी चेहरे का मुद्दा खड़ा कर दिया है। उनको मिलता है, यकीनन मिलता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, उत्तराखंड और राज्यों से थोड़ा सा भिन्न भी है। यहाँ के लोग बड़ी अपेक्षाएं करते हैं, बड़ी सोचें हैं, तो लोगों के सामने एक स्पष्ट सोच रहनी चाहिए कि जो व्यक्ति अमुक आएगा तो ऐसा करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने जज्बातों को जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और ट्विटर अकाउंट पर अपने विचारों की जमा पूंजी को शेयर किया। और जब मीडिया ने सवाल किया तो हरदा ने इसे मौजूदा वक्त की राजनीति के लिए जरूरी बताया। ये भाजपा ने हर चुनाव को महायुद्ध बना दिया है। इन्होंने केवल एक राजनीतिक घटना जैसी होती थी पहले, वो नहीं रखी है, इसको युद्ध बना दिया है। तो उस युद्ध में हम एक स्पष्ट सोच के साथ आगे जाए। हरदा ने सूबे में कांग्रेस के मजबूती के लिए चेहरा जरूरी माना, वहीं कई पुराने जख्मों की ओर इशारा भी किया और अपने एकला चलो की राह की वजह का भी इशारों ही इशारों में जिक्र कर दिया। एक बात आपने और कही कि कार्यकर्ताओं में गुटबाजी बढ़ रही है, इसलिए आपको सेनापति की घोषणा करनी चाहिए। ये जो कथन है, हम बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं, मैं देखता हूँ, लोग जिनकी निष्ठाएं, जिन्होंने केवल कांग्रेस देखी, आज वो भी जो हैं किसी न किसी तरीके से अलग कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, निष्कासित कर दिए गए हैं, जिनके खून में कांग्रेस थी। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अध्यक्ष अब मुझको खुद हर बार ये कहना पड़ता है कि भाई मैं एकांगी कार्यक्रम है। मैं हर कांग्रेसमैन से कहता हूँ कि मुझसे जैसा दूर रहो। तो ये स्थितियां जो है इसलिए पैदा होती हैं जब इस तरीके की अस्पष्टता होती है। रावत ने जज्बात जाहिर किए तो संगठन में भी हलचल हो गई। एक धड़ा रावत की भावनाओं की पैरवी करते हुए आलाकमान से तवज्जो देने की गुजारिश कर रहा है। देखिए, माननीय हरीश रावत जी हमारे सूबे में वरिष्ठतम नेताओं में शुमार हैं। वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, हरिद्वार से हमारे सांसद रह चुके हैं, कई बार के सांसद रह चुके हैं। ऐसे में उनके राजनीतिक अनुभव का में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अगर उन्होंने कोई बात पार्टी हाईकमान के सामने ट्वीट करके रखी है तो मैं अपेक्षा करती हूँ एक छोटी कार्यकर्ता होने के नाते कि उनकी बात को तवज्जो देते हुए पार्टी कोई अपना निर्णय इस पर देगी। वहीं कांग्रेस संगठन का दूसरा तबका हरदा की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी रावत के जज्बातों को कांग्रेस परंपरा से इतर करार दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि जब तक पार्टी सत्ता में नहीं आती, जब तक पार्टी का पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो पार्टी किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती। यही परंपरा काफ़ी लंबे समय से चली आई है। मैं समझता हूँ आगे भी यही परंपरा रहेगी। पार्टी के अंदर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी और जो हमारे पार्टी के अन्य नेता हैं, सभी के उसमें कांग्रेस मजबूती के साथ यहाँ प्रदेश के अंदर खड़ी है। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो 2022 में कांग्रेस भाजपा सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत के साथ हमारी उत्तराखंड में सरकार बनने जा रही है। कहते हैं बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हरदा के ट्वीट से कांग्रेस के गलियारे में हलचल मच गई है। बहरहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि केंद्र में कप्तान की तलाश में जुटी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की बात को उत्तराखंड में कितनी अहमियत देती है।
देहरादून से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जय सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर पारितोष सिंह हैं, जो एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, जाना पहचाना नाम है और अपने आप में प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सबसे पहले जय सिंह रावत जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि आप लगातार कांग्रेस को देखते भी रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपने कही भी हैं समय समय पर। आज जिस तरीके से हरीश रावत जी का बयान आया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एक ये बयान है जो ट्वीट है, उसके बाद उन्होंने जो बातें कही वो आपके भी सामने है। कहीं ना कहीं एक दर्द छलका, और ये ऐसे ही नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ तो कांग्रेस में जो गुटबाजी की बात छन रही है, अब ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल एकदम सामने आ रही है। अब ऐसा कुछ अब छुपा हुआ रहा नहीं है। लगातार जिस तरीके की बातें हो रही थी, जिस तरीके से चीजें आ रही थी, अभी तक केवल चर्चाएं थी, लेकिन अब उस पर मोहर लगनी भी शुरू हो चुकी है। कैसे देखते हैं आप जी? देखिए, हरीश रावत जी ने जो कहा बात तो सही कही, लेकिन ये बात उनकी जगह कोई और कहता तो ज़्यादा मेरे ख्याल से प्रॉपर रहता है जी। क्योंकि उनके पास कई चेले चपाटे हैं, कई बड़ी फौज है उनके पास कांग्रेसियों की जी। वो मर्जी बड़े उनके हैं, वो तो है कुछ भी। अभी तो कुंजवाल जी जैसे हैं और लोग, बहुत सारे लोग हैं जी। वो लोग कहते हैं। तो बात थी कि इनके कहने से तो सीधा ये हो गया कि मैं मुख्यमंत्री पद का पहले ही दावेदार हूं, और उसे आप जानते हैं कांग्रेस के अंदर हर पार्टी में हर कोई मुख्यमंत्री सत्ता सभी चाहते हैं जी। देखिए, यहाँ पर अभी दो चीजें हैं जी। एक तो अध्यक्ष की बात आ रही है कि क्या किसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी जी। दूसरा है मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन, क्या चेहरा कौन होगा जी। तो चेहरे वाली बात तो सेकेंडरी है। पहले सवाल तो ये है कि क्या प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ने में सक्षम होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 साल के बाद तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कमेटी का गठन किया है, कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जी। वो भी कहा, वो अडॉक टाइप के उसके बाद कहा था उन्होंने कि साहब हम उसको एक्सपेंड करेंगे, उसका विस्तार करेंगे, वो विस्तार नहीं हो पाया जी। सारे लोग एकजुट नहीं हो पा रहे। ठीक है, प्रीतम सिंह जी बहुत कमिटेड है कांग्रेस के लिए, उसमें बहुत सीनियर लीडर हैं, यूपी के जमाने से विधायक रहे हैं, यहाँ निरंतर वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन हरीश रावत के बराबर कांग्रेस में आज की तारीख में कोई दूसरा चेहरा नहीं है जी। और इसके लिए ये है, हरीश रावत जी ने कुछ लोग जो थे भी दमदार लोग थे वो सब बाहर कर दिए। आज की तारीख में जो भी चुनाव लड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से हरीश रावत के माइनस उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती है, जहां तक मेरा मानना है। हरीश रावत को आगे इनको करना ही पड़ेगा, चाहे आप इनको अध्यक्ष के तौर पर करें या दूसरे के तौर पर करें। तो मुझे लगता है कि पहले अध्यक्ष के तौर पर बहुत संभव है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। और वैसे भी आप देखिए ना, एआईसीसी का अभी 5 साल पूरे होने, 2015 में उसका महाधिवेशन हुआ था, अभी शायद मई जून में होने वाला है, इसी साल होने वाला है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका हो सकता है कि नया अध्यक्ष जो भी आएगा, नया अध्यक्ष आएगा तो नए अपने हिसाब से प्रदेश इकाइयाँ अपने हिसाब से बनेंगी, तो बहुत संभव है उत्तराखंड में भी चेंजेस होंगे। तो अभी तो लग ये रहा है कि क्योंकि हरीश आपको याद होगा 2002 में कांग्रेस जब चुनाव जीती थी तो हरीश रावत के नेतृत्व में ही जीती थी, और कांग्रेस लगभग 12 साल तक वनवास में रही है। बीजेपी ने लगभग इनका बाहर कर दिया था, सत्ता से बाहर कर दिया था कांग्रेस को। उस परिस्थिति में 2002 में जो चुनाव लड़ा गया तो हरीश रावत के नेतृत्व में, ये हो सकता है कि उनको बजाय चेहरा तो कांग्रेस संभवतः करती नहीं आगे, पहले भी नहीं करती है, अभी भी नहीं करेगी। तो जो करेगी तो अध्यक्ष का, जहां तक मेरा मानना है कि अभी अध्यक्ष का जो चयन होगा तो हरीश रावत, मुझे लगता है कि कांग्रेस में हरीश रावत के अलावा दूसरा इतना बड़ा चेहरा कोई है नहीं। ये बिल्कुल, ये बहुत एक बड़ी बात है और इसी पर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर परितोष भी हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप देखें लगातार राजनीति के गलियारों में जिस तरह हरीश रावत सक्रिय रहते हैं, वो सक्रिय के साथ साथ एक उनके पास एक बहुत बड़ी एक बात बता रहा हूँ आपको कि जिस तरह से मैनेजमेंट उनका है, चर्चाओं में रहने के लिए किस तरीके के हथकंडे चाहिए वो उनके पास हैं।
टीम है एक पूरी की पूरी जो चीजें करती है। शायद कांग्रेस के अंदर ये भी एक दिक्कत है कि हर जगह हरीश रावत के साथ लोग ज्यादा होते हैं, हर जगह उनको प्रमुखता से दिखाया जाता है, चाहे किसी की भी बात हो उनके बयान के मायने होते हैं, उसे चलाने के लिए मीडिया भी देखती है कि भाई आया है। और दूसरी तरफ इसकी कमियां दिखती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें जयसिंह रावत जी ने बताई। आज अगर उत्तराखंड की बात करें डॉक्टर साहब, तो उत्तराखंड अपने आप में बहुत ही अहम और विशेष है, और ऐसे समय में जब जिस सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ इन्हें जाना है वहां 60 सीटें हैं, और उसके अलावा वहां कोई भी अभी तक भी एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप अभी तक नहीं आया, कोई बहुत बड़ा घोटाला सामने नहीं आया, बहुत सारी चीजें। ऐसे में बिना किसी भारी भरकम चेहरे के आप कैसे जाएंगे? तो कहीं ना कहीं जो सब चल रहा है, जो गुटबाजी, जो बातें वो सब आ रही हैं, अब वो छन कर सामने आने लगी। ऐसे में तो आप सीधा वॉकओवर देने के मूड में लग रहे हैं, क्योंकि इस तरह की लड़ाई से बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल काम है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने देखी भी हैं और सुनी भी हैं। जी स्वामी जी, सही कह रहे हैं आप। वास्तव में आज के समय में देखा जाए तो कांग्रेस में जी एक जमीनी नेता के रूप में और कद्दावर के रूप में हरीश रावत जी का एक बहुत अहम स्थान है जी। चाहे वो प्रदेश की राजनीति को लेकर हो, यहाँ तक कि इवन देन देश की राजनीति में भी आसाम के प्रभारी रहे वो जी। और उसके साथ साथ हर एक जमीनी हकीकत को समझना, कार्यकर्ताओं की नस को जानना और उन पर वर्क करना। खासकर उनका जो एकला चलो वाला है कि हम अकेले ही काफी कुछ सक्षम हैं, और इतनी झंझावातों के पश्चात भी पिछली बार विधानसभा की सरकार में उन्होंने बड़े आरोप भी लगे और प्रत्यारोप लगे, उसके बाद भी बड़े एक अच्छे सुनियोजित तरीके से सरकार को बचा ले गए। वास्तव में आज के समय में भले ही कांग्रेस के अंदर जो परंपरा है, जैसा कि पहले आपने बताया कि शुरुआत में वो चेहरे को स्पष्ट नहीं करती है, वो चुनाव के पश्चात ही अपने चेहरे को स्पष्ट करने की बात रखती है, लेकिन वास्तव में आज ये आवश्यकता बन गई है कि इतनी बड़े पार्टी के सामने खड़े होने के लिए एक बड़े कद्दावर नेता का चेहरा सामने लाना होगा। और उसके साथ साथ ये जरूरी है कि पार्टी के अंदर जो छोटी मोटी गुटबाजियां चल रही हैं उसको आपसी समन्वय, कार्यकर्ताओं के एकीकरण और उनको कहीं ना कहीं एक जोश की आवश्यकता है। और ये जब तक एक बैनर के नीचे, एक बड़े नेता के नीचे नहीं आएंगे, तब तक ये आपस की जो खींचतान है वो लगातार चलती रहेगी। ऐसे में राजनीतिक देखा जाए तो हर एक दांवपेच को समझने वाले, हर एक व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से कहने वाले हरदा में निश्चित है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को आज अपनी सारी चीजों को छोड़कर किसी एक बैनर के नीचे आना होगा, ताकि वो एक बेहतर समन्वय के साथ बिल्कुल जमीन से अपनी व्यवस्थाओं को और कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ सकें। वास्तव में है क्या कि अभी कार्यकर्ताओं के बीच में ये स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। जब उनको एक चेहरा मिल जाएगा, एक बड़ा आधार मिल जाएगा और एक ये मिल जाएगा कि हाँ हमें कैसे काम करना है, और खासकर नए प्रभारी बनाए गए हैं यादव जी, निश्चित है कि वो एक ब्लॉक लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आवश्यकता है कि वो चेहरा तो बिल्कुल बाहर का है। संगठनात्मक रूप में तो ठीक है, लेकिन यहाँ का अगर चेहरा देखा जाए जिसमें कि क्षेत्रीयता के संपुट भी दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ पे लिए बड़ा आवश्यक है कि एक बड़े चेहरे का आना, और हरीश रावत जी से बड़ा चेहरा आज के समय में अभी नहीं है, और बाद में उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं बिल्कुल एक सेकंड लाइनअप की हरीश रावत जी ने एक बात और कही है डॉक्टर पारितोष, अगर आप सुनेंगे, उन्होंने कहा कि चेहरा कोई भी करें, चेहरा कर दें, मैं उसके पीछे खड़ा रहूंगा और मैं साथ में खड़ा होके चलूंगा। मतलब उनका ये नहीं है कि चेहरा उन्हें ही कर दें। कोई ऐसी बात उन्होंने बोली है कि चेहरा बना दे तो मैं ही हूं। चेहरा वो किसी को बनाए, चेहरा तो बहुत सारे आप देखें। अगर वर्तमान में एक स्थिति और भी खराब रही है कि जो द्वितीय लाइन, जो सेकंड लाइन की बात होती है पारितोष जी, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी दिखी है। हाँ, युवा जरूर कुछ ऐसे चेहरे सामने आए हैं कि जो अपने आप में बड़े खास रहे हैं, जैसे कि वहाँ विक्रम रावत का नाम आया, प्रकाश जोशी का नाम आया, राजपाल बिष्ट का नाम आया, ऐसे चेहरे आए हैं सामने, लेकिन उनमें अभी समय है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हरीश रावत ये कह रहे हैं कि भाई कोई चेहरा हो, तो वो कौन सा चेहरा है, तो घूम फिरकर ठीक है, आप भी बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि वो चेहरा वही हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं।
अगर आप बात करें इंदिरा हृदयेश जी भी है, चेहरा बनाने की बात हुई है, ये तो बात नहीं हुई कि चेहरा हरीश रावत को बनाए, चेहरा बनाने की बात हुई है। तो ये जो सेकंड लीडरशिप और जो चेहरे हैं, इंदिरा हृदयेश जी भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उसके साथ भी हरीश रावत जी खड़े हो सकते हैं, और मैं तो कह रहा हूं प्रीतम सिंह बनना चाहें तो उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे लीडर रहे हैं, चाहे वो रणजीत रावत हो, चाहे वो मुख्यमंत्री बने उनके साथ रहे, चाहे वो खुद करण माहरा हो वो मुख्यमंत्री बने, तो हरीश रावत कह रहे हैं कि चेहरा बनाया जाए। ये बयान के मायने क्या लगाते हैं आप? वास्तव में चेहरा बनाने की वकालत करना उनके लिए बड़ा स्पष्ट है कि आज जिस तरह से गुटबाजी दिखाई पड़ रही है तो कहीं ना कहीं चेहरे की बात तो रखना ही होगा जी, लेकिन चेहरा होगा कौन जी? अभी तक की जो उत्तराखंड की राजनीति रही है, कांग्रेस में द्वितीय लाइन के जो नेता बने भी या रहे, उनमें कहीं ना कहीं दल परिवर्तन हो गया जी, और उस स्थिति में आज के समय में देखा जाए तो जो भी चेहरे रावत जी के बाद दिखाई पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड के औरा मंडल जिसे कहा जाए उसमें वो सटीक बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे हैं जी। ऐसे में किसी और के चेहरे को सामने लाना ठीक है, अच्छी बात है कि एक समर्पित कार्यकर्ता हैं रावत जी, और उनका यह बयान बड़ा अच्छा है कि नहीं कोई भी सामने आएगा सेनापति के रूप में, क्योंकि ये एक युद्ध है, अब कोई एक तकनीक नहीं, अब तो तकनीक के माध्यम से और युद्ध कौशल के माध्यम से लड़ना है तो सेनापति तो लाना ही होगा, और उनके नेतृत्व में हमें इनको आगे आना होगा कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस को यह जरूरी है कि कहीं ना कहीं एक ऐसे चेहरे को ही सामने लाना होगा जो पूरे उत्तराखंड के लिए चेहरा बने, ना कि किसी विशेष क्षेत्र के आधार पर चेहरा स्थापित कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी भी बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, जय सिंह रावत जी ने भी बोला और डॉक्टर साहब ने बोला। अगर हम बात करें, देखिए अग्रवाल जी, एक बात तो आप भी जानेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, क्योंकि बयान आया है तो ऐसे तो आना नहीं था बयान, और जब इतना इंपोर्टेंट बयान आया है, उनको भी पता है, हरीश रावत जी बड़े वरिष्ठ लीडर हैं, अगर वो कोई बयान दे रहे हैं तो परंपरा तो उन्हें भी पता होगी कि कांग्रेस की परंपरा क्या है, लेकिन बयान देने की मजबूरी क्यों आई? आखिर कहां उन्हें लगा, कहां उन्हें पीड़ा हुई? ये सारे बहुत सारे सवाल खड़े हैं। उसके अलावा एक सेकंड लीडरशिप की भी बात आई, वो आपको भी पता है। आप कैसे देखते हैं हरीश रावत जी के इस बयान को, और क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? क्योंकि अपने आप में कांग्रेस के सामने हर बार कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती है कि वो अपनों को समझाने में ही लगी रहती है और इतना तक ट्रेन छूट जाती है। जी देखिए, इसको सकारात्मक दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए जी। हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी। उत्तराखंड राज्य निर्माण में कांग्रेस पार्टी को 2000 में सत्ता में वापसी में जी जन सरोकारों से जुड़े रहने वाले नेता हैं जी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि खराब से खराब मौसम में उन्होंने कांग्रेस का झंडा कभी नहीं छोड़ा जी। और यदि ऐसी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व अपने हाईकमान को कोई सुझाव देता है, अपने अनुभव के आधार पर देता है जी, तो ये तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, इसके साथ स्वागत होना चाहिए जी। कांग्रेस एक जीवंत पार्टी है जी। और यदि कार्यकर्ता नेता अपने हाईकमान को कोई सुझाव देते हैं तो इसमें क्या बुराई है जी। मैं समझता हूँ ऐसे नेता का जो कि जन सरोकारों से जुड़े रहे हों जी, उनके सुझाव पर निश्चित रूप से गौर किया जाना चाहिए जी। और ये भी स्पष्ट कर दूं कि मास अपील का यदि कोई नेता, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई है तो वो तो हरीश रावत जी हैं जी। और ये भी हरीश रावत जी के लिए कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं जी, वो कार्यकर्ता भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहता है जी। और यदि कार्यकर्ता हों, जनता में आप मैसेज देखें तो जो मास अपील का कोई नेता है जी, और चुनाव की नैया यदि कोई पार करा सकता है कांग्रेस को तो हरीश रावत जी हैं। नहीं तो समझता हूँ हर कार्यकर्ता ये मानता है। और इंदिरा हृदयेश जी भी तो आपके यहाँ एक मास लीडर है। इंदिरा जी हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी, और मैं समझता हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा कि किसी की उपेक्षा की जानी है। प्रीतम सिंह जी भी हम सबके जो भरोसा है कार्यकर्ताओं को, सब भरोसा के प्रतीक हैं जी। परंतु यदि हाईकमान को कोई सुझाव दे रहे हैं तो अंतिम निर्णय तो हाईकमान ने करना है। अपने सुझाव देना अपने नेताओं को, चलिए हम अच्छी पहल है, इसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। सुरेंद्र अग्रवाल जी, आप ही के विधायक और सदन के उपनेता करण माहरा भी जुड़े हैं। करण माहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी। करण माहरा जी, एक बात हम जानने चाह रहे थे, आज एक बयान आया हरीश रावत जी का, आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उसके बाद बयान भी आया कि कहीं ना कहीं आज कांग्रेस को चेहरे की आवश्यकता है, और वो चेहरा कोई भी हो सकता है, वो चेहरा करण माहरा भी हो सकता है।
मैं उसके पीछे भी खड़ा रहूंगा। कोई भी चेहरा बना दे जिससे कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा बढ़े और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता वहां जुड़े। उससे लेकर हम आपकी राय जाननी चाह रहे थे कि आप उस बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आज की चर्चा का वो विषय है। जी भाई, देखिए रावत जी, मैं हमेशा कहता रहा हूँ सर्वमान्य नेता हैं, कांग्रेस के सर्वाधिक परिचित लोगों से और सबसे ज्यादा कामयाब नेता के रूप में वो रहे हैं, बड़े बड़े पदों में बैठे हैं जी। लेकिन एक ट्रेंड में चेंज आया। ये उनका जो राय है वो हाईकमान को उन्होंने दी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके अनुभव रहे हैं, बहुत बड़े अनुभव हैं। लेकिन मेरा अगर व्यक्तिगत है, मेरा ये मानना है जी कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी को देखिए, किसी भी स्टेट में जितने इधर निकट में चुनाव है, वो किसी भी चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, एक नई प्लानिंग के तहत चुनाव लड़ते हैं और केवल नरेंद्र मोदी या बीजेपी चुनाव वो लोग लड़ते हैं और बाद में करते हैं। अब रावत ने एक चेहरे करना चाहिए। 2 दिन पहले हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि चुनाव जो है हम सारे सीनियर्स को साथ लेके लड़ेंगे। अब क्योंकि हरीश रावत जी खुद कांग्रेस के जो शीर्ष जो एक टीम है उसके कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और वो हमारे महासचिव भी हैं, वो भी हाईकमान में ही गिने जाते हैं, वो भी तय करने वाली टीम में बैठेंगे और अंतिम फैसला जो है हाईकमान और हमारे प्रभारी जी हरीश रावत जी ये सब लोग मिल के करेंगे। तो जो पार्टी के हित में होगा वही होना चाहिए और नए समय के साथ जिस तरीके के बदलाव राजनीति करने के आए हैं, हमको उनको भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि आप देखिए ना, कहीं भी हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ या जो अन्य स्टेट में, राजस्थान में हुआ, कहीं भी बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे को सामने नहीं किया। तो ये हो सकता है कोई प्लानिंग के तहत जो कांग्रेस के प्लानर्स हैं, गेम प्लानर्स हैं, उन्होंने कोई नया प्लान बनाया हो, इसके तहत हो सकता है अभी नाम अनाउंस नहीं हुआ और अभी चुनाव को 1 वर्ष है, मंथन चिंतन का ये दौर है। रावत जी की राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से जो हमारे हाईकमान के जो थिंक टैंक है वो क्या सोचते हैं, उस पर ये निर्णय आएगा कि क्या निर्णय किया जाए, किसी के नाम से जाया जाए या ना जाया जाए, ये हाईकमान तय करेगा। और हमारे यहाँ निश्चित ही हरीश रावत जी हैं, इंदिरा जी हैं, प्रीतम भाई हैं, अन्य भी कई लोग हैं जो इस योग्य हैं जिनको आगे करके चुनाव लड़ाया जा सकता है और रावत जी के सुझाव को निश्चित ही उस पर भी विचार और मंथन हाईकमान करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी नहीं करण महाराज जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से बयान आया वो अपने आप में ऐसे समय में आया जब लगातार गुटबाजी के आरोप आपके यहाँ लग रहे हैं। उसके अलावा भी आप देखिए कि प्रभारी आए और दोनों जगह मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे अलग अलग ग्रुप के द्वारा लगे। ऐसे में इस पर कैसे काबू पाया जाएगा, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें छन छन कर सामने आने लगी है। करण जी देखिए, आपने जो बात कही उसको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं हर जगह उपस्थित था। मैं हल्द्वानी से लेके देहरादून की बैठक तक लगातार उस कार्यक्रम में बना रहा और प्रभारी के साथ ही मैं चल रहा था। मुर्दाबाद केवल 2 कार्यकर्ताओं ने लग रहा, एक महिला कार्यकर्ता जो उसने भी केवल 2 बार किया। उसके बाद हरीश रावत जी ने आकर उसको डांटा तो वो चुप हो गई थी और उसको, लेकिन कुछ वहां पर के लोकल लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए फैब्रिकेट किया, उस न्यूज को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की थी। और राजनीति में हम देख रहे हैं आजकल किस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं। लोग स्वयं सूचना नहीं दे रहे हैं और बाद में कहते हैं कि साहब फलाना आदमी प्रेस में नहीं आया या फलाना आदमी इसमें नहीं आया। तो ये चीजें हम समझते हैं इंटरनल वो दिक्कतें हैं, ये चीजें सुधर जाएंगी। और प्रभारी जिस तरीके से आकर और काम कर रहे हैं और जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है प्रभारी से मिलने के लिए, कार्यकर्ता आहत है और कार्यकर्ता देख रहा है कि कौन आखिर पार्टी को फायदा कर रहा है, कौन नुकसान कर रहा है। तो जो ज्यादा चालाकी करेगा वो आके खन जाएगा आगे को आने वाले टाइम पे। तो हमको जितने भी हम लोग सीनियर्स हैं जो पार्टी में आगे की पंक्ति में खड़े हैं, या हम सब लोगों को तय करना होगा कि भाई हमारे आचरण से कहीं पार्टी को कोई नुकसान ना हो। अब ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इसको कौन कितनी जिम्मेदारी से समझ सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। नहीं बिल्कुल वक्त बताएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करण महाराज जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये करण महाराज थे, इन्होंने भी बहुत कुछ बोला, बहुत सी बातें अभी बाकी है। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे,
अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। हमें भेजिए गांव की वास्तविक तस्वीर। नेटवर्क 10 पूछेगा सवाल सीधे जिम्मेदारों से, आपके गांव की सरकारों से। नेटवर्क 10 के साथ बनिए ग्रामीण भारत के ग्रामीण रिपोर्टर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711866356। देखना न भूले ग्रामीण भारत, सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे नेटवर्क 10 पर। वृंदावन में चटकारा चाट चौपाटी, शुद्ध देसी घी से बनी चाट, बैठने की उत्तम व्यवस्था। बांके बिहारी मंदिर के पास लीजिए चटकारे का स्वाद। क्या आप एक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं। अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट। अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। 15? टेस्ट ड्राइव? हाँ ले ही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति को लेकर। जी हाँ, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरदा ने एक ट्वीट किया और उसके बाद तो हंगामा होना जाहिर था, क्योंकि लगातार चर्चा में रहने के लिए क्या क्या चाहिए सब अनुभव उनके पास हैं और लोगों की नज़र रहती है। आप देखेंगे कि जब भी हरीश रावत जी निकलते हैं तो बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि आज क्या कुछ नया होगा, और यही अपने आप में कहीं ना कहीं उनको ये बताती है, दिखाती है कि वास्तव में उनके पीछे बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें। जयसिंह रावत जी, अगर हम बात करें वर्तमान में, एक बात आ रही है सामने जयसिंह रावत जी कि आखिर हरीश रावत जी को ऐसा बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके अलावा अगर परंपराओं से हटकर एक नया एक्सपेरिमेंट हो जाए कि भाई चेहरा घोषित कर दिया जाए तो उसमें दिक्कत कहाँ लगती है आपको। और राजनीतिक दृष्टि से हरीश रावत जी को आप देखेंगे लगातार आज उन्होंने कुछ पीड़ाएं जाहिर की, उनके बयान में भी थी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी बात लग रही थी कि उनको कांग्रेस में किनारे करने की कोशिश हो रही है। इस तरीके की बातें लगातार चर्चाओं में भी हैं, सामने भी आ रहे हैं। उसे लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, जहाँ तक सवाल उनको किनारे करनी, हाँ निश्चित रूप से कोशिश होती है, पहले भी होती रही है जी। राजनीति है, वो भी लोगों को किनारे करते रहे। आप जी, सतपाल महाराज किनारे हो गए, हरक सिंह रावत किनारे हो गए, विजय बहुगुणा किनारे हो गए, इतने सारे लोग किनारे जी, सुबोध उनियाल जी भी थे, उमेश काऊ भी चलता है जी। दूसरी बात उनका कहना है कि साहब हाँ मतलब बहुत सारे लोग बड़े बड़े सब किनारे हो गए हैं जी। हरीश रावत को कोई किनारे नहीं कर सकता। जहाँ तक उन्होंने कहा है कि साहब हम जो भी चेहरा होगा हम उसके पीछे खड़े हो जाएं।
हरीश रावत से बड़ा चेहरा कौन है कांग्रेस के पास आज की तारीख में जो बीजेपी का मुकाबला कर सके? तो वो सब निश्चित रूप से हरीश रावत के अलावा कोई दूसरा चेहरा होने वाला नहीं, लेकिन एज अ चीफ मिनिस्टर उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है। जो सिटिंग इनकम्बेंट जो मुख्यमंत्री होता है उसको प्रोजेक्ट तो किया जाता है, जो ऑलरेडी है, सत्ता में है। लेकिन जहां कुछ नहीं है वहां पहले नहीं होता, अब भी नहीं होना, ये सुन लीजिए। लेकिन ये अध्यक्ष के लिए है। मुझे लगता है कि अध्यक्ष का ही, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि हरीश रावत मास लीडर है। आपके काली से लेकर यहाँ टोंस तक और आपका तराई से लेके मुनस्यारी, आपका हर्षिल जोशीमठ, नीति माणा तक जो है एक नेता, पहले तो सारे प्रदेश के सीनियर मोस्ट लीडर है कांग्रेस में, तो कम से कम उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। तो कांग्रेस क्या इतनी बड़ी भूल कर सकती है कि हरीश रावत को किनारे कर दे, किसी और को प्रोजेक्ट कर दे? जहां तक इंदिरा जी का सवाल आपने उठा, बीच में बात आई है, इंदिरा जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत बड़ी पार्लियामेंटेरियन है, उनका बहुत लंबा अनुभव है विधान पर उत्तर प्रदेश का, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। लेकिन अगर उनको अध्यक्ष बनाया जाता, 2002 में क्या हुआ? यही तो हुआ था। आखिरी बार कांग्रेस भवन सब उनका नाम प्रपोज होना था। ये भाई सुरेंद्र अग्रवाल जानते हैं वहां पर, उनको मालूम है। आखिरी वक्त जैसे अनाउंस होने तब तक दिल्ली से फोन आया कि हरीश रावत अध्यक्ष होंगे। तो उस दिन हरक सिंह रावत वगैरह बहुत लोगों ने बवाल भी किया था, नहीं बनाएंगे। उसके बाद तिवारी जी के ज़माने कई बार आया साहब कि तिवारी जी ने कहा मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं। कई और लोगों के नाम आए, लेकिन इंदिरा जी का नाम नहीं आया। इंदिरा जी को आज तक कभी मुख्यमंत्री बनाना तो रहा दूर, उनको अध्यक्ष बनाया जाना भी जरूरी नहीं समझा गया। इसका मतलब ठीक है, वो मास लीडर नहीं है उनका, वो ठीक है, वो काफ़ी जानकार हैं, कैबिनेट में वो हमेशा नंबर 2 ही रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको कभी सोचा हो किसी ने इसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो वही स्थिति इनकी भी है। आपके प्रीतम सिंह जी यूपी के ज़माने से बहुत सीनियर, कई बार के वो विधायक हैं, बहुत सोबर भी हैं, बहुत मृदुभाषी भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो मास लीडर नहीं है। उनके नाम पर आपको वोट नहीं मिलने वाला है। यहाँ आपका मुकाबला त्रिवेंद्र रावत से नहीं है, हरगिज नहीं है। यहाँ मुकाबला मोदी से है। नरेंद्र मोदी का जो हुआ है पहाड़ों में, यह सारे देश में है, उत्तराखंड उसके बाहर नहीं है। आपका मुकाबला नरेंद्र मोदी से होना है, और वो वही कर राष्ट्रीय स्तर का जो बड़ा नेता है, जो मुकाबला में जिसको खड़ा किया जा सकता है, वो हरीश रावत के अलावा कोई नहीं है। वो तब है कि जब इनको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। मैंने वैसे भी कहा है कि निश्चित रूप से इसी साल मई जून में शायद AICC का महाधिवेशन होगा। महाधिवेशन में तय हो जाएगा। अगर राहुल दोबारा आते हैं तो वैसे अगर दोबारा अध्यक्ष पद स्वीकार करते हैं तो हरदा का अध्यक्ष बनना तय मान लीजिए आप। जी बिल्कुल। बहुत सारी बातें हैं, और जय सिंह रावत जी बड़े बेबाक बताते भी हैं, लगातार देखते भी रहते हैं, लिखते भी रहते हैं बहुत। अगर डॉक्टर पारितोष आप देखें, बहुत सारे मायने आज चल रहे हैं। आखिर आपको क्या लगता है, क्या प्रदेश अध्यक्ष की जो बात आ रही है, जैसे जय सिंह रावत जी ने बनाया, अगर हम मान लेते हैं जय सिंह रावत जी ने जो बताया उसमें बहुत सारी कहीं ना कहीं सच्चाई है, और हरीश रावत अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो कितना बड़ा फायदा कांग्रेस को हो सकता है, और क्या तब कांग्रेस के अंदर इस तरीके की गुटबाजी खत्म होगी? क्योंकि सबसे जो मुख्य बात है वो यही है एक कि आज स्थिति में गुटबाजी सब पर हावी है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अभी तक दबी थी, अब सामने आने लगी। जी सही कह रहे हैं गोस्वामी जी कि वास्तव में गुटबाजी जो है उभर के सामने आ रही है। लेकिन आज की वास्तविक स्थितियों को देखा जाए तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं एक नए व्यक्ति को आना होगा। अब जो भी व्यक्ति हो, अब इन्होंने सजेशन दिया है रावत जी ने कि नहीं, एक कोई नया चेहरा आना चाहिए, चेहरा घोषित कर देना चाहिए, और वही चेहरा सेनापति के रूप में रखा जाए जो आगे मुख्यमंत्री के लिए उसे प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन वास्तव में अगर आज के समय में देखा जाए, आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो एक ऐसे चेहरे, अब जो भी हो, जो भी पार्टी हाईकमान उनका कह रही हो कांग्रेस की, जिनका भी चेहरा वो सामने लाने की कोशिश करें, लेकिन वास्तव में आवश्यकता जरूर है कि
आज जो पार्टी के अंदर जो बिखराव और गुटबाजी है जी, कहीं ना कहीं ऐसे चेहरे को लाने की आवश्यकता है जी, कि वो पार्टी के इस गुटबाजी को कम से कम कर सके। अब वो चेहरा कौन होगा जो पार्टी की गुटबाजी को मिनिमाइज कर सकता है जी, अपने बड़े चेहरे के रूप में, अपने बड़े औरे के रूप में, अब ये तय करना कांग्रेस को है जी। लेकिन निसंदेह कहीं ना कहीं ये परिवर्तन की ओर का संकेत है कि उत्तराखंड की कांग्रेस में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन हो रहा है जो या होने वाला है, जिसके आधार पर एक नए रूप में पार्टी को फिर से नवजीवन की आवश्यकता की दिखाई पड़ रही है कि नए रूप में आना है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो चेहरे के साथ साथ उन मुद्दों पर भी जरूर ध्यान देना होगा कांग्रेस को कि जो मुद्दे गुटबाजी को लेकर आ रहे हैं या अंतर कलह को लेकर आ रहे हैं, उनको भी किसी न किसी बड़े स्तर में, चाहे मार्गदर्शक के रूप में या अन्य बड़े वरिष्ठ नेताओं को सामने रखकर आपस की गुटबाजी को मिनिमाइज करना होगा, न्यूनतम करना होगा और उसके साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो एक बड़े चेहरे के सामने, जैसा कि अभी रावत जी ने कहा कि जो लड़ाई है, जो कहा जाए कि चुनाव है, वो त्रिवेंद्र रावत जो मुख्यमंत्री हैं उनके बनाम पर नहीं है, ये मोदी बनाम दिखाई पड़ रहा है। और वास्तव में ये सत्य है कि पूरे भारतवर्ष में जो मोदी लहर है या मोदी का ही जो चेहरा है, उसी के आधार पर ही सारे चुनाव लड़े भी जा रहे हैं, चाहे वो बड़े स्तर से हो या छोटे स्तर भी एक बड़ी बात है। और तो ऐसे में एक बड़े चेहरे को लाना बड़ा ही आवश्यक है। अब जो भी चेहरा या पार्टी हाईकमान सोचे उनकी कि कैसे लाना होगा, लेकिन इस पर भी विचार करना चाहिए। और हमारे साथ इसी पर हमारे साथ रणजीत रावत जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं और अभी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। रणजीत रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। रणजीत रावत जी, आज एक ट्वीट हुआ, चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी किसी ना किसी चेहरे को आगे कर कर चुनाव में आना चाहिए, जिससे कि कार्यकर्ताओं के अंदर जो आज जिस तरीके की एक उहापोह की स्थिति है, गुटबाजी बहुत ज़्यादा हावी दिख रही है, इस तरीके की बातें चल रही थी, उससे लेकर हम जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। क्योंकि एक बात बहुत ही अहम हो जाती है, आप सेकंड लीडरशिप की जब हमारे यहाँ बात होती है तो उसमें कुछ ही चेहरे हैं, उसमें से एक आपके सुपुत्र भी हैं कि जो नई जनरेशन अभी आ रही है, लेकिन उसमें अभी बड़ा समय है। ऐसे में जो अब का चुनाव है उसके लिए जो सेकंड लीडरशिप अभी तक तैयार नहीं हुई, उससे लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, कांग्रेस में परंपरा रही है हमेशा जी कि सामूहिक रूप से हमेशा चुनाव में गए हैं जी। अगर हम उत्तराखंड बनने के बाद भी देखें तो 2002 का चुनाव भी रावत जी अध्यक्ष थे जी, उनके नेतृत्व में लड़ा गया और जो रिजल्ट आए तो नरेंद्र तिवारी जी को जो है कांग्रेस हाईकमान ने सीएलपी बनाया, यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जी। 2012 में यशपाल आर्या जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में सरकार आई तो बहुगुणा जी जो है उस समय मुख्यमंत्री बन गए। तो मुख्यमंत्री और नेतृत्व प्रदेश में किसका होगा ये कांग्रेस हाईकमान ही हमेशा निर्णय करता है जी। और जहाँ तक मेरी बात है, हम लोग हमेशा इस बात को मानने वाले रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान का निर्णय ही फाइनल होता है और कांग्रेस हाईकमान पे कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को भरोसा भी है जी कि वो जो भी निर्णय करेगा उचित होगा। और बाकी जहां तक रही सेकंड लीडरशिप की बात, तो हमारे पास NSUI यूथ कांग्रेस में बहुत सारे नौजवान हैं और बहुत सारे लोग हमारे विधानसभा में आ गए हैं जिनमें नए बिल्कुल यंग हैं। जैसे हमारे इस समय जो डिप्टी लीडर है करण मेहरा, वो एकदम यंगेस्ट हैं। हमारे काजी निजामुद्दीन जी हैं, दूसरे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि लीडरशिप नहीं है कांग्रेस के बाद लीडरशिप का किसी भी लेवल पे कोई अभाव नहीं है जी। नहीं तो जो ट्वीट हुआ उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फिर ट्वीट पे मैंने जवाब दिया ना, कांग्रेस में परंपरा ही नहीं रही है जी। आज बता दीजिए ना, अब 4 चुनाव हो चुके हैं उत्तराखंड में जी, तो उनमें कब जो है इस तरह से हुआ जी। और जिन लोगों के लीडरशिप में लड़ा भी गया तो जो मुख्यमंत्री बने हैं वो उनमें से अलग आ गए। फिर नाम तो हाईकमान को तय करना है और मैंने कहा कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को कांग्रेस हाईकमान पे भरोसा है। कांग्रेस में हाईकमान का चलन तो बहुत पुराना है और हाईकमान शब्द बहुत अपने आप में व्यापक है, यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत रावत जी, आपने अपना कीमती समय में दिया। सुरेंद्र अग्रवाल जी, अगर आप देखें
बहुत बार एक बात आती है और ये लगातार आती है, हाई कमान। ये वो हाई कमान शब्द है जो उत्तराखंड के अंदर गूंजता रहा है और शायद वही हाई कमान के कारण बहुत सारे लोग आपके चले भी गए, क्योंकि एक आधा नहीं 10-10 लोग आपके गए कि हाई कमान, वो हाई कमान फिर दिखता नहीं है। ऐसे में आज अगर आप देखें तो कांग्रेस के अंदर ये बात कोई मानने को तैयार हो या ना हो, लेकिन गुटबाजी चरम पर है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। खुद डॉक्टर पारितोष भी बोल रहे हैं, जय सिंह रावत भी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या अगर हरीश रावत जी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी के अंदर वास्तव में जो गुटबाजियां हैं वो खत्म हो जाएंगी? क्योंकि यही बात मैं इनसे भी पूछ रहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी में बहुआयामी व्यक्तित्व के अधिक योग्य लोग हैं जी, और जहाँ अधिक योग्य लोग हों जी, बहुआयामी प्रतिभा संपन्न हो, योग्य हो जी, और एक दूसरे से अधिक काम करने की ललक हो जी, तो जीवंत पार्टी में इसको गुटबाजी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, मेरा ये मानना है जी। और जीवंत लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस हमेशा रही है जी। अलग अलग विचारधारा को समाहित कर कर, देश की विविधता को समाहित कर कर चलने वाली यदि कोई पार्टी इस देश के अंदर रही है वो तो कांग्रेस ही रही है जी। और मैं समझता हूँ प्रदेश के अंदर जब नेतृत्व की बात आती है तो हरीश रावत जी का जो नेतृत्व है जी, वो मास लीडर के रूप में जनता भी उन्हें पहचानती है, जनता भी जानती है जी। जनता के सरोकारों से जुड़कर जी, उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़कर जी, उत्तराखंडियत को जो पहचानता हो, कार्यकर्ता की नब्ज जानता हो, जी, पूरे प्रदेश के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय हो, जी, ऐसा नेता यदि पार्टी हाईकमान को अपने सुझाव दे रहा है जी, तो इसे गुटबाजी के रूप में क्यों देखा जाना चाहिए? जी। उनके अनुभव का, उनकी प्रतिभा का, उनकी ऊर्जा का, इस उम्र में भी जब वो प्रदेश के हर क्षेत्र में कड़ाके की ठंड में दौरा कर रहे हों, लोगों से मिल रहे हों और जनता का सैलाब, कार्यकर्ताओं का सैलाब यदि उनसे मिलने आ रहा है तो उनके अनुभव का लाभ लेना, उनके सुझावों को पर गौर करना, मैं समझता हूँ इसमें तो कोई बुराई नहीं है, इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पार्टी हाईकमान जिसको भी चेहरा घोषित करते हैं वो उसके पीछे खड़े हुए दिखेंगे जी। इतना बड़ी बात कह देना, इतना साहस दिखाना, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। बेहतर है इस तरह का साहस और लोग भी दिखाते जी। मैंने तो आपसे कहा कि मास अपील उन्हीं की है प्रदेश में, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी वही हैं, जन सरोकारों से निरंतर जुड़कर चलना, मैं समझता हूँ ये कला भी उन्हीं को आती है। तो ऐसे नेता के सुझाव पर गौर करना, और मैं तो एक बात और कहूँगा, यदि ऐसा नेता हमारा चेहरा बन जाता है चुनाव का तो और बेहतर बात होगी जी। नहीं, बिल्कुल है। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, आप एक चीज़ देखेंगे, कुछ युवा नेता हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, एक प्रकाश जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष के हम नाम बता रहे थे, क्योंकि आज तो एक नए नाम की घोषणा जय सिंह रावत जी ने कर दी कि प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत जी भी हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बनेंगे। लेकिन अगर उससे अलग इतर हम जाए थोड़ा सा, तो कुछ नाम पहले से चल रहे हैं, जैसे गणेश गोदियाल, जैसे प्रकाश जोशी, और ये ऐसे नाम हैं जो लगातार सक्रिय भी हैं। आप देखेंगे प्रकाश जोशी भी लगातार कुमाऊं में बहुत जगह सक्रिय हैं, गढ़वाल में भी उनका अच्छा खासा एक पूरी की पूरी लॉबी है उनके पास, युवाओं की अच्छी खासी टीम लेकर घूम रहे हैं। और अभी भी जिस तरह से प्रभारी यहाँ आए हैं, आप देखेंगे कि जब से देवेंद्र यादव यहाँ आए उत्तराखंड के अंदर, तब से कांग्रेस के अंदर जोश तो आया है, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो लगातार सक्रिय इतने हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि उनका डर है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई सीधे सीधे ऊपर से उनको भेजा गया है सही करने के लिए, और वो खुद समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, ऐसी भी बातें आ रही थी कि कहीं ना कहीं इस गुटबाजी से वो खुद परेशान है। अब जो सेकंड लीडरशिप वाली बात आ रही है, चाहे वो गणेश गोदियाल जी हो और चाहे वो प्रकाश जोशी हो, वहां जब बात होती है तो उस ऐसी बातें आती हैं कि उनको भी किनारे कर दिया जाता है। ये भी एक बहुत जो बड़ी बात हो रही है, ये भी अपने आप में कांग्रेस के अंदर एक बहुत ही, हम कहेंगे कि गुटबाजी का एक बड़ा, एक अलग ही तरीके का चेहरा है। क्योंकि अगर युवाओं की जब बात होती है या ऐसे कोई लीडरशिप आए, गणेश गोदियाल का नाम भी अपने आप में बड़ा अहम रहा है, और हम कहेंगे कि किसी प्रकार का कोई आरोप, किसी प्रकार का कोई उनका कोई ऐसा कार्य भी नहीं है। ऐसे में जो होना चाहिए कांग्रेस के अंदर, जो एक खेमेबाजी की जगह एक एकजुट होकर जो प्रयास होने चाहिए, उसकी कमी हमेशा दिखी है जी। आप देखिए गोस्वामी जी, सबसे बड़े दो उदाहरण हमें दिखाई पड़ते हैं जी, एक मध्य प्रदेश के और राजस्थान के जी, जहां पर
चुनाव लड़ा गया और बहुमत में आने के बाद जो चेहरे सामने लाए गए मुख्यमंत्री पद के लिए और उसके बाद युवा जो नेता रहे उनके उनमें कहीं ना कहीं विरोध के स्वर मुखर होके दिखाई पड़े और मध्य प्रदेश में तो सरकार में बदलाव भी हो गया। राजस्थान में सरकार बचते बचते बची जिसे कहा जाए और वहां पर डैमेज कंट्रोल किया गया। आज वास्तव में हम लगातार जहां बात करते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को बेहतर मौके देने चाहिए, युवाओं को सामने लाना चाहिए, लेकिन जब भी पद देने की बात आती है, जब भी बेहतर करने की बात आती है, वहां पर हाईकमान से दूसरे चेहरे चले आते हैं। यहां पर भी अब विश्लेषण करने की आवश्यकता हो गई है कि हम कहीं ना कहीं उन युवाओं को भी सामने लाने का मौका दें जो युवा कार्य कर रहे हैं और नई युवा शक्ति के साथ, नए जोश के साथ, नई स्फूर्ति के साथ अपने कार्य को सक्षम रूप से संपादित कर रहे हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं अब बाहर नहीं करना चाहिए, उन्हें कहीं ना कहीं अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए और दोनों ही पक्ष जो वरिष्ठ नेता हैं, जो उम्र में हैं आगे, उन्हें भी मार्गदर्शक की भूमिका को लेकर आने आना चाहिए और युवाओं को मौका देना चाहिए। दोनों से मिलकर ही ये एक परिवार की तरह, राजनीतिक दल जो है या कोई भी पार्टी जो है एक परिवार की तरह होती है जहां पर सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए। और अगर हम राजनीति की बात करें और खासकर आजकल तकनीकों की बात करें तो युवाओं के अंदर ज्यादा संचार के रूप में देखा जाए, लेकिन परंपरा के साथ साथ दोनों के बीच में सामंजस्य भी बहुत जरूरी है। जी नहीं, बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही अहम बात है और आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करें तो लगातार उत्तराखंड के अंदर इसी तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं हरीश रावत का जो कद है वो अपने आप में बहुत बड़ा है और चुनाव के अंदर उनकी आवश्यकता उतनी है, जैसे कहते हैं कि सब्जी में नमक बहुत आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी उनकी जो स्थिति है, लगातार सभी लोग कह रहे हैं कि उनके कद के बराबर कोई कद नहीं और उनको सामने रखकर ही चुनाव लड़ा जा सकता है। उसके इतर अगर हम देखें, बहुत सारे युवा चेहरे लगातार काम भी कर रहे हैं और लगातार जाने भी जा रहे हैं। ऐसे में गुटबाजी कैसे खत्म हो, ये कांग्रेस को सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं विपक्ष का मजबूत होना भी किसी प्रदेश के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में विपक्ष को भी समझना चाहिए कि बहुत सारी चीजें आपके ऊपर रहती हैं। कहीं ना कहीं जो निरंकुश जब शब्द आता है तो उसमें विपक्ष की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। तो ऐसे में विपक्ष को देखना चाहिए, समझना चाहिए और जिस तरीके की राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं उस पर भी एक नई बहस, नई चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।